हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को पढ़ना है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना। मतलब आज हम लोग कैलकुलेशन करेंगे विद्युत क्षेत्र का, और किसके कारण? किसी बिंदु आवेश के कारण। यह बिंदु आवेश धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहां दो कंडीशन बनेंगे। सबसे पहले हम लोग धनात्मक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करेंगे, और इसके बाद हम लोग ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां सबसे पहले पढ़ना है किसी धनात्मक बिंदु आवेश, धनात्मक बिंदु आवेश के कारण तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है? धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करना है। तो देखिए, मान लीजिए यहां किसी बिंदु O पर एक धनात्मक बिंदु आवेश है प्लस स्मॉल q। क्या है? प्लस स्मॉल q। यह है धनात्मक बिंदु आवेश, और यहां से r दूरी, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P। इसी बिंदु P पर बताना है कि प्लस स्मॉल q बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना के बराबर होगा। कल के वीडियो में आप लोग पढ़े हुए हैं, किसी भी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो 3 काम करना होता है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो सबसे पहले वहां रखेंगे धनात्मक जांच आवेश। इसके बाद क्या करते थे? धनात्मक जांच आवेश रखने के बाद उस धनात्मक जांच आवेश पर क्या कैलकुलेट करना था? विद्युत बल निकालते थे, और विद्युत बल निकालने के बाद उस विद्युत बल में उसी धनात्मक जांच आवेश से भाग देने पर जो भागफल आता था उसी को हम लोग क्या कहते थे? विद्युत क्षेत्र के बराबर होता था, विद्युत क्षेत्र का मान होता था। तो वही काम यहां करना है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? P बिंदु पर एक धनात्मक जांच आवेश यहां रख देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? धनात्मक जांच आवेश रखेंगे, रख दिए। अब इस धनात्मक जांच आवेश पर विद्युत बल निकालेंगे। तो यहां प्लस स्मॉल q बिंदु आवेश है और एक धनात्मक जांच आवेश है। तो एक बिंदु आवेश के द्वारा इस जांच आवेश पर कूलाम के नियम से हम लोग क्या करेंगे? विद्युत बल निकालेंगे। ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये बिंदु आवेश इस धनात्मक जांच आवेश को क्या करेगा? विकर्षित करेगा विद्युत बल आरोपित करने के बाद। तो यहां विद्युत बल लगेगा F वेक्टर। और आप लोगों को कल के वीडियो में पढ़ाया गया है कि धनात्मक जांच आवेश पर जिस दिशा में लगेगा विद्युत बल उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो जांच आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा बराबर विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यहां विद्युत क्षेत्र होगी इसी दिशा में, और इसी विद्युत क्षेत्र का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। अब यहां क्या करेंगे? सबसे पहले बल निकालेंगे। तो कूलाम के नियम से यहां आप लोगों को ध्यान देना है, कूलाम के नियम से जब हम निकालेंगे बल F वेक्टर का मान, इसका परिमाण, ये कितना होगा? एक बिंदु आवेश, ये धनात्मक जांच आवेश पर जो बल आरोपित करेगा कूलाम के नियम से होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया बल का मान। अब इस बल के मान में इसी जांच आवेश के भाग दे देंगे तो यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे
विद्युत क्षेत्र का परिमाण, यहां मॉड ऑफ ई वेक्टर क्या बताया गया आप लोगों को, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण अगर निकालना है तो जांच आवेश पर बल जो लग रहा है विद्युत बल उसके परिमाण में उस जांच आवेश से भाग दे देंगे। तो यहां मॉड ऑफ एफ वेक्टर अपॉन जांच आवेश क्यू नॉट, और फिर यहां से मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। यहाँ क्यू नॉट कैंसिल होगा तो यहां होगा मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होगा, अगर कोई धनात्मक बिंदु आवेश हो तो उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, वहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/r क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां देखिए, किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र हम लोग निकाले हैं वो दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला बिंदु आवेश के परिमाण पर, और दूसरा बिंदु आवेश से P बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है उसकी दूरी पे डिपेंड करेगा। अगर हम दूरी को नियत कर दें, क्या कर दिया जाए, दूरी के मान को फिक्स कर दें, r को नियत कर दें, तो विद्युत क्षेत्र का मान केवल किस पर डिपेंड करेगा, q पर डिपेंड करेगा। और इस कंडीशन में होगा मॉड ऑफ ई वेक्टर समानुपाती q। लेकिन यहां ध्यान रहे, q के समानुपाती तब होगा यदि r का मान नियत हो जाए। स्मॉल r नियतांक, r का मान नियत है, तब r अगर फिक्स है तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण आवेश के परिमाण पर डिपेंड करेगा। आवेश का परिमाण, जो बिंदु आवेश है इसका परिमाण जितना ही बड़ा होगा विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी उतना ही बड़ा होगा, और बिंदु आवेश का परिमाण जितना ही छोटा होगा तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी उतना ही क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अब अगर हम आवेश के परिमाण को ही नियत कर दें, जो बिंदु आवेश है यदि उसके परिमाण को नियत कर दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में विद्युत क्षेत्र का मान किस पर डिपेंड करेगा, दूरी पर डिपेंड करेगा। बिंदु आवेश से कितना दूरी पर विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करना है इस बात पर डिपेंड करेगा। और तब देखिए यहां क्या होगा, इसके बाद लिखना है तथा मॉड ऑफ ई वेक्टर कर्मानुपाती आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण है वो दूरी पर डिपेंड करेगा। और कैसे रिलेशन होगा, दूरी के वर्ग कर्मानुपाती होगा, मतलब बिंदु आवेश से दूरी का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, घटेगा। और बिंदु आवेश के अगर कोई नजदीक आए, मतलब दूरी का मान अगर घटे, तो ऐसे स्थिति में विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब किसी बिंदु आवेश से अधिक दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है और बिंदु आवेश से कम दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होता है। और एक बात ध्यान देना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा हम लोगों को बताना है अभी। अब यहां ई वेक्टर की दिशा, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है
किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है धनात्मक जांच आवेश पर लगने वाले बल के दिशा के समान। तो यहां लिखना होगा F वेक्टर की दिशा, और ये दिशा किधर की ओर है? ओपी रेखा के अनुदिश है और धनात्मक बिंदु आवेश से दूर है। मतलब यहां रेखाखंड ओपी के अनुदेश एवं प्लस स्मॉल क्यू बिंदु आवेश से दूर याद रहे आप लोगों को, धनात्मक आवेश कहीं भी रहे उसके कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस आवेश से दूर होती है। तो अब हम लोगों को पढ़ना है ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना के बराबर होगा। देखिए, चाहे धनात्मक आवेश हो चाहे ऋणात्मक आवेश हो, विद्युत क्षेत्र निकालने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो दोनों में एक ही रहेगा। मतलब अगर यहां मान लेते हैं कि O बिंदु पर एक ऋणात्मक बिंदु आवेश है माइनस स्मॉल क्यू, और यहां से R दूरी पर एक बिंदु है P, और इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहां भी पहले जैसा ही काम करेंगे। क्या करना है? सबसे पहले P बिंदु पर क्या करेंगे? एक धनात्मक जांच आवेश रखेंगे, और फिर क्या करेंगे? इस धनात्मक जांच आवेश पर विद्युत बल निकालेंगे। यह विद्युत बल किसके द्वारा लगेगा? माइनस स्मॉल क्यू बिंदु आवेश के कारण लगेगा। कूलॉम के नियम में हम लोग पढ़े हैं, ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश पर बल आरोपित करके अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। यहां तो ये विद्युत बल हो गया F वेक्टर ऋणात्मक आवेश के द्वारा धनात्मक जांच आवेश पर। और आप लोग क्या पढ़े हुए हैं कि जिस दिशा में धनात्मक जांच आवेश पर या धनात्मक परीक्षण आवेश पर विद्युत बल लगता है, उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। और यही विद्युत क्षेत्र हम लोगों को ज्ञात करना है। यहां ध्यान रखना है, अगर बिंदु आवेश धनात्मक होता था तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक बिंदु आवेश से दूर होती थी, लेकिन यहां ऋणात्मक बिंदु आवेश है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है ऋणात्मक बिंदु आवेश की ओर होती है। ठीक है, अब यहां देखिए आप लोग, तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे विद्युत बल का। धनात्मक जांच आवेश पर जो विद्युत बल यहां लग रहा है उस विद्युत बल का परिमाण पहले कैलकुलेट करेंगे, और ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिए, कूलॉम के नियम की सहायता से जब भी दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल का परिमाण निकालेंगे तो फॉर्मूला में आवेशों के चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल हम लोग आवेशों के परिमाण का प्रयोग करेंगे, इसीलिए यहां माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। और अब यहां कैलकुलेट करना है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण। कैसे निकलेगा? धनात्मक बिंदु आवेश धनात्मक जांच आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के परिमाण में उसी जांच आवेश से भाग हम लोग दे देंगे। यहां तो मॉड ऑफ E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट, और ये कैंसिल होगा, फिर यहां होगा
फॉर्मूला हो जाएगा यहां मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां भी ध्यान देना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ऋणात्मक बिंदु आवेश के परिमाण पर डिपेंड करेगा। और किस पर डिपेंड करेगा? बिंदु आवेश से बिंदु की जो दूरी है जहां विद्युत क्षेत्र निकालना है उस पर भी डिपेंड करेगा। मतलब यहां मॉड ऑफ ई वेक्टर समानुपाती क्यू की, लेकिन यहां कंडीशन क्या है? यदि आर नियतांक और किस पे डिपेंड करेगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रमानुपाती होगा आर स्क्वायर के, लेकिन ये कब होगा? यदि क्यू नियतांक हो, मतलब कांस्टेंट हो। धनात्मक बिंदु आवेश में जैसे पढ़े उसी के जैसा, अगर बिंदु आवेश ऋणात्मक बिंदु आवेश के परिमाण को कांस्टेंट मान लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है, जो मान है, वो दूरी के वर्ग पर डिपेंड करेगा। मतलब यहां बिंदु आवेश से दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण घटेगा, उल्टा रिलेशन होता है। और अगर बिंदु आवेश से दूरी अगर कम होगी, मतलब बिंदु आवेश के नजदीक में अगर विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करना होगा तो ऐसे स्थिति में विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? अधिक हो जाएगा। और अगर बिंदु आवेश से दूरी को फिक्स कर ले तो ऋणात्मक बिंदु आवेश का परिमाण बड़ा तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण छोटा, सॉरी गलत हो गया, आवेश का परिमाण बड़ा तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी बड़ा, और आवेश का परिमाण छोटा तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी छोटा। अब यहां देखना है दिशा। तो अब यहां पर ई वेक्टर की दिशा बराबर क्या होगा? एफ वेक्टर की दिशा, और ये क्या हो जाएगा? ओपी रेखा के अनुदेश बिंदु आवेश माइनस स्मॉल क्यू की ओर, तो ये हो जाएगा ओपी रेखाखंड के अनुदेश। एवं माइनस क्यू बिंदु आवेश की ओर। तो आज अब तक हम लोग क्या क्या पढ़े? अब तक हम लोग पढ़े कि अगर कोई धनात्मक बिंदु आवेश हो और उसके कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना हो, एक ऋणात्मक बिंदु आवेश हो और उसके कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना हो, निकालना हो, तो देखिए क्या होगा। धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु आवेश से दूर, और ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु आवेश की ओर। और फिर यहां देखिए आप लोग, विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो होता है, ध्यान में रहे, ऋणात्मक बिंदु आवेश और धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशाएं हैं वो अलग होती हैं। धनात्मक बिंदु आवेश से दूर, ऋणात्मक की ओर। परिमाण का फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होता है। यहां 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहां भी 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब एक बात ध्यान देना है, कभी कभी पूछा जाता है कोई भी आवेश हो तो आवेश का विद्युत क्षेत्र कहां तक हो सकता है। कोई भी आवेश है तो उसका विद्युत क्षेत्र अधिक से अधिक कहां तक होगा। तो जरा देखते हैं हम लोग,
हम लोग अभी पढ़े हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। अगर बिंदु आवेश से दूरी को बढ़ाते जाएं और बढ़ाते बढ़ाते आर को इंफिनिटी कर दें, इंफिनिटी की ओर टेंड करें, तो ऐसे कंडीशन में जब हम निकालेंगे E का मान तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इंफिनिटी हो जाएगा, तो फिर ये 0 आएगा। इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये यहां E इक्वल टू 0 आएगा। मतलब अगर R इंफिनिटी की ओर टेंड करेगा, बहुत बहुत दूर चले जाएंगे आवेश से, तो विद्युत क्षेत्र का मान भी किसकी ओर टेंड करता है? 0 की ओर टेंड करता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी विद्युत आवेश हो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कहां तक फैला हो सकता है? अनंत तक, अनंत दूरी तक फैला हुआ हो सकता है। जितना ही आप दूर जाओगे विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। ठीक है ना? थ्योरेटिकली है। अब हम लोग को पढ़ना है अध्यारोपण का सिद्धांत। एक बार हम लोग जब पढ़ रहे थे कूलॉम का नियम, तो भी हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। वहां पढ़े थे विद्युत बलों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, लेकिन अभी जो पढ़ना है किसके लिए? विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अब तक जो पढ़ाई हम लोग कर रहे थे उसमें क्या पढ़ रहे थे? बिंदु आवेश अकेला हो और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करना हो, तब हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये सीख रहे थे। लेकिन अभी जो हम लोग को पढ़ना है कि अगर एक से अधिक बिंदु आवेश हो और उन सबके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करना हो, तब कैसे करेंगे? तो ऐसे ही कंडीशन में हम लोगों को अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करना होता है। जैसे मान लीजिए यहां एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें है एक बिंदु P हम ले रहे हैं और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करना है, लेकिन इस बार एक बिंदु आवेश के कारण नहीं, बहुत सारे बिंदु आवेश रहेंगे। जैसे मान लेते हैं प्लस Q1, एक बिंदु आवेश माइनस Q2, यहां एक बिंदु आवेश प्लस Q3 और एक बिंदु आवेश प्लस Q4। अब कोई जरूरी नहीं है कि बिंदु आवेश केवल 4 ही रहेंगे, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। उसी तरह से यहां पर सभी बिंदु आवेश धनात्मक हो सकते हैं, सभी ऋणात्मक हो सकते हैं, या कुछ धनात्मक और कुछ ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो हम लोगों को बताना है यहां इन सबके कारण बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान कितना के बराबर होगा। जैसे आप लोग पढ़े थे जब विद्युत बल के लिए पढ़ रहे थे हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत, तो यहां क्या पढ़े थे हम लोग कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है उस बल पर अन्य आवेशों के उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वही बात यहां भी है, किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र हम लोग निकालेंगे उस विद्युत क्षेत्र पर अन्य बिंदु आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इसके कारण जब यहां विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो ये तीनों यहां रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर माइनस Q2 के कारण निकालेंगे तो बाकी सब बिंदु आवेश रहे या ना रहे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि अगर एक से अधिक बिंदु आवेश हो और सबके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे? सभी के कारण पहले अलग अलग P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और फिर सभी को आपस में जोड़ेंगे। विद्युत क्षेत्र को जोड़ेंगे कैसे? सदिश विधि से, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो देखिए आप लोग यहां प्लस Q1 धनात्मक आवेश है
विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर। उसी तरह से -q2 ऋणात्मक आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र उसी की ओर यहां होगा E2 वेक्टर, प्लस q3 धनात्मक आवेश है और इसके कारण होगा यहां E3 वेक्टर, और फिर प्लस q4 धनात्मक आवेश है, इससे दूर होगा और यहां होगा E4 वेक्टर। सबके कारण अलग अलग निकाल दिए। अब अध्यारोपण का सिद्धांत फिर कहता है कि जब सभी बिंदु आवेशों के कारण P बिंदु पर अलग अलग विद्युत क्षेत्र निकाल दिए तो अब सबको आपस में जोड़ देंगे, तो सबके कारण P बिंदु पर टोटल या कुल विद्युत क्षेत्र का मान निकल जाएगा। तो यहां बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र बराबर होगा पहले सबका जोगफल E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। तो अभी हम लोग जो पढ़ाई किए अध्यारोपण का सिद्धांत, ये एक मेथड है, एक तरीका है कि एक से अधिक अगर विद्युत आवेश रहेंगे और किसी एक बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालना होगा तो कैसे निकालें। अब जब हम लोग अगले वीडियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग हम लोग प्रॉब्लम बनाने में कैसे करेंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान देना है आप लोगों को, किसी भी बिंदु पर, एक बिंदु पर एक से अधिक विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता है। एक बिंदु पर जब भी होता है तो एक ही विद्युत क्षेत्र होता है। तो आप एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे कि यहां तो P बिंदु पर 4 विद्युत क्षेत्र है, ये कैसे? देखिए यहां 4 विद्युत क्षेत्र यहां केवल बनाया गया है P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए, अन्यथा यहां 4 विद्युत क्षेत्र नहीं होंगे। जब होगा तो एक ही होगा। अध्यारोपण का सिद्धांत की सहायता से जब हम लोग किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो निकालने का तरीका है कि पहले सबके कारण अलग अलग निकालिए और अलग अलग निकालने के बाद जब इनको जोड़ देंगे तो जोगफल तो एक ही मिलेगा ना। तो किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो उस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। इनका जो जोगफल होगा सबका, वो P बिंदु पर क्या कहा जाएगा? विद्युत क्षेत्र कहा जाएगा, और वो तो एक ही होगा। तो याद रखिएगा, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, उस बिंदु पर टोटल विद्युत क्षेत्र। ठीक है।